हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला जो आप लोग का क्लास नाइन्थ का जो एनुअल एग्जाम हुआ यानी फाइनल एग्जाम हुआ है 2025 का, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो पेपर है वो आज आप लोगों का था। जो उम्मीद है आपको ये पेपर बेहतर गया होगा, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे 100 नंबर का प्रश्न था, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है 100 प्रश्न दिया गया था, लेकिन आपको बनाना कोई 50 को प्रश्न था। उसके बाद 2 नंबर वाला प्रश्न जो है आपको 30 गो है दिया हुआ, जिसमें आपको बनाना 15 गो था। और 5 नंबर वाला 8 गो प्रश्न दिया हुआ रहता है, जिसमें आपको 4 गो बनाना था। तो चलिए हम आपको आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे कि आप मिला पाएँ कि आप कितना सही करके आए हैं। ऐसे हम आपको देख लीजिए 1 से 100 तक प्रश्न है, जो कि हम आपको 100 प्रश्न बताएंगे, क्योंकि आप 50 को कौन सा बनाए ये हमें पता नहीं, इसलिए हम आपको 100 प्रश्न का आंसर बताएंगे। आप आसानी से मिला सकते हैं कि आपको 50 से सही है या उससे कम है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक कर क्वेश्चन सारा बताते हैं डिटेल्स में। पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब होता है जो रूट से बाहर न निकले। तो देखिए इसका 11 होता है, इसका निकल के 17 आएगा, और 200 का डायरेक्ट नहीं निकलता है। 196 का आप जानते हैं कि 14 होता है। तो 3 का तो डायरेक्ट वर्गमूल निकल गया, इसलिए ये कहेंगे कि ये 200 का वर्गमूल 100 मत मार दीजिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का अपरिमेय संख्या। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो आपको बताया थे पाई अपरिमेय होता है, पाई-2 भी अपरिमेय है। 440 का वर्गमूल ना निकलेगा, लेकिन 289 का तो अभी तुरंत निकाल दिए, आपका ये जो है 17 होता है, तो ये तो निकल जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी में नो सॉरी हम गलती मार दिए, क्योंकि आपसे पूछ रहा था अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय, तो यही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि परिमेय मतलब निकल जाए, वर्गमूल निकल जाए, इसका तो निकलेगा नहीं पूरा पूरा। 3 नंबर कह रहा है कि इतना के भिन्न के रूप में मान क्या होगा। तो ये रैकरिंग वाला प्रश्न है, तो एक्स बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.59, फिर 5959 ऐसे डॉट 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 आते रहेगा। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। इसमें हम 100 से जब गुना करते हैं तो 100x बराबर हो जाता है 59.5, मतलब फिर से 595959 ऐसे आते रहेगा डॉट डॉट डॉट। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं, तो 100 में से ये जो है आपका एक घटेगा तो कितना आ जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 एक इधर घटेगा तो 59 आपका आएगा। तो इस समय एक्स का मान आ जाएगा 59 बटे आपका 99, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने में 4 नंबर है ये, कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए अशांत में हम आपको बताए थे कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसर संख्या आ जाए तो उसको अशांत बोलते हैं नीचे में। तो ये 20 है, तो ये तो 4 5 है, यानी 100 है तो शांत है। 70 में आप देख रहे हैं 7 गुने 10 आप कह सकते हैं, तो 7 आ जाएगा ना नीचे में, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 50 है तो ये तो शांत है, तीनों जो है आप लोग का शांत है और एगो अशांत है। हर में 2 और 5 के पावर n और m रहना चाहिए। संख्या √3 का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो √3 का मान आप जानते हैं 1.732 लगभग माना जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 1.72 नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 है, तो ये इसके बीच में होना चाहिए, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर है √35 गुने √7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 को 7 पचे 35 और फिर से एक 7 आ जाएगा, ये रूट में ही, क्योंकि दोनों को एक ही रूट में, और एक 7 निकल जाएगा तो एक 5 आपका बाहर अंदर ही रह जाएगा, 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 7√5 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। 7 अगर a 0 से बड़ा है तो m और n परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है, ये फॉर्मूला ही है, आप जानते हैं a के पावर क्या होता है m प्लस n। गुना में जब आधार समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर था। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी होता है, इसलिए यहाँ पर मारना है परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। इसका उदाहरण देके हम आपको समझा देते हैं। 2 अपरिमेय मतलब मान लीजिए कि √2 और √2 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइम तो आपका 2√2 आएगा तो अपरिमेय आया, लेकिन सपोज कीजिए कि 3 + √2 और एक 3 - √2, ये दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर हम इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, तो इस बार हमें 6 मिलेगा जो कि परिमेय है। तो इसलिए कहें कि 2 गो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसीलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मारना होगा।
9 नंबर ये देखिए वर्गमूल टाइप में है, तो ये 8 के पावर 2 है, और ये जो ये अंदर में 4 है, तो इसलिए पावर में हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये हमें मिलेगा 2, यानी कि 8 के पावर 1/2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बोलेंगे। ठीक है, पावर में पावर से गुना हो जाता है इस तरह से। 10 का रहा है 7 के पावर 0 1 होगा, सबका मान 1 1 लिखते जाइए और ऊपर में आ जाएगा 3/1 यानी 3 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट था। 11 का रहा है गुणात्मक व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे 5 का गुणात्मक 5 में किससे गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो इसी को उलट देते हैं। 5 का उल्टा 1/5 होता है। अब देख लीजिए गुना का 1 आ जाएगा तो 1/5 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1/√11 खुद दिए हुए ही हैं। जैसे 1/√11 में किससे गुना करिएगा कि आपका आंसर 1 आएगा, तो √11 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है। 12 का इतना का यूज प्रतिलोम। यूज प्रतिलोम का मतलब होता है जोड़ने पर 0 आना चाहिए। इसमें क्या जोड़िएगा कि 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 में हम क्या जोड़े कि हमें 0 मिलेगा, तो -5 जोड़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा। मतलब इसका निगेटिव कर देते हैं। तो इसका निगेटिव क्या होगा, 7 + √5 है, इसमें निगेटिव बाहर लगा दीजिए। दोनों को चिन्ह जब बदलेंगे मतलब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमें आंसर इस तरह मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आप में बोलेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे। 13 का निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो बहुपद तो आपको बताया था ये बहुपद है नहीं, ये रूट में है तो बहुपद है नहीं, और ये बटा में है तो बहुपद है नहीं। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर सी बहुपद। 14 नंबर बहुपद इतना का घात पूछ रहा था। सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा x³ प्लस में x² प्लस में x। ठीक है, ये तीनों में गुना कर लेंगे तो सबसे बड़ा पावर 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका घात हो जाएगा 3। ठीक है, ये सब तो बात बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे। इतना का गुणांक पूछ रहा है, लेकिन किसका, x³ का। तो इसमें x³ आपको ये टर्म दिखाई दे रहा है, तो x³ के कितना है गुना में -3/4, तो कहेंगे -3/4 आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। 16 नंबर का निम्नलिखित में कौन एक त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती मतलब जिसमें 3 घात होना चाहिए। तो इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर करेंगे तो 2 ही आएगा, x² - 4x। इसमें पावर 2 है, तो त्रिघात वाला आप देख पा रहे होंगे, पहला आंसर आप लोग का करेक्ट था। 17 नंबर बहुपद इतना में y = 1 के लिए क्या होगा, मतलब इसके जगह पर आपको 1 रख देना है y के जगह। तो ये 3 माइनस में 7 प्लस में 4 आ जाएगा, तो ये आंसर 0 आएगा। 4 3 7 में से 7 गया 0। ऑप्शन नंबर डी। 18 का बहुपद इतना के शून्यक निकालना है, तो इसको शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कर दीजिए। इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x² - 7 = 0। 3 तो बटा में चला जाएगा, तो x² - 7 = 0। अब क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे इधर तो हमें प्लस माइनस वर्गमूल निकलता है √7, यानी कि √7 एक प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट था। 19 का इतना का शून्यक पूछ रहा था, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो cx + d जब 0 के बराबर करेंगे तो इससे मिलेगा cx = -d। ऐसे हमें x बराबर आ जाएगा -d/c आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 20 का 20 घात वाला त्रिपदी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20 घात तो इसमें भी है, 20 घात इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में चारों में 20 घात है। लेकिन त्रिपद मतलब होता है 3 गो पद होना चाहिए। तो इसमें 1 पद है, नहीं हुआ। इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 4 पद है। तो इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। 21 का इतना का एक गुणनखंड अगर x - 1 है तो a का मान, तो गुणनखंड अगर x - 1 है तो इसको अगर हम 0 के बराबर करें तो x बराबर हमें 1 मिलेगा। और जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ आप 1 रख के 0 के बराबर कर दीजिएगा। तो 4 × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 + 1 = 0। अब इस समय a का मान आसानी से निकल जाएगा, तो 4 + a + 1 = 0। 4 1 हो जाएगा 5 + a = 0। इससे a बराबर माइनस में 5 हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। 22 का x - 1 निम्नलिखित में किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड मतलब पूरा पूरा कट जाए, या आप कह सकते हैं कि x - 1 है, इसको 0 के बराबर कर लीजिएगा तो x का मान 1 आएगा। तो x का मान इसमें चारों में से रखेंगे, जो 0 दे देगा वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो पहला तो 0 देगा नहीं, इसमें चेक करते दूसरा में, तो 1 - 3 प्लस में 2 2 1 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा 0, इसी का एक गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप सी डी को भी चेक कर सकते हैं, वो सब 0 नहीं आएगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे। AQ + BQ + CQ का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये आपको बताए थे कि अगर a + b + c 0 हो और एक तब जाके AQ + BQ + CQ पूछता है तब ये होता है 3ABC। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a + b + c 0 होना चाहिए। तो ये देखिए क्या हम इसको a को मान लीजिए a - b है,
प्लस बी माइनस सी, बी के जगह पर इतना है, सी के जगह पर इतना है, ठीक ना। ऐसे करके इस सब को जोड़ेंगे तो ए से कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी, तो कट कुट के जीरो आ रहा है। इसका मतलब मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं 3ABC, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 24 का रहा है, अगर इतना के बराबर है तो के का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते थे। ए स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, और बराबर के बाद आपका 25x स्क्वायर माइनस में के 10 के 10 है, ठीक है। अभी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1/9 बराबर हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस के। अब इसे तुलना कर दीजिए, तुलना करने का मतलब होता है x वाला को x के साथ, तो देखिए यहाँ x वाला x के साथ मिल रहा है सेम सेम। अब k के सामने आपको कितना दिखाई दे रहा है 1/9, क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/9 आपको आंसर मारना होगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है जो आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। 26 का रहा है फैक्टर करना है, तो देखिए 6 18 लाना है, यानी कि 6x स्क्वायर, 9 दूनी 18 हम कर सकते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब इसको कॉमन ले लीजिए 3x, तो 2x प्लस में 3 आ जाएगा, ये दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x प्लस में 3 आएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और एक आएगा 3x माइनस 1, ये फैक्टर हम डायरेक्ट कर ही लिए, तो आंसर आप देख सकते हैं पहला ही आंसर आप लोग का सही है, ठीक है। 27 का रहा है a प्लस 1/a 5 के बराबर है, तो इसका मान, तो इसमें आप क्या करना है, दोनों तरफ इसको वर्ग कर देना है। ट्रिक से भी आपको याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 2ab होता है तो 2ab की जगह 1/a है, और बराबर के बाद ये 25 हो जाएगा, स्क्वायर किए a से तो कट ही जाएगा, हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, ये जो प्लस में 2 आएगा इधर आके -2 हो जाएगा, यानी कि 23 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 28 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चर मतलब होता है दूगो चर होना चाहिए कि x हो एक y हो, चाहे जो भी दूगो चर, तो देखिए यहाँ पर पावर 2 है तो ये द्विघात है, यहाँ पावर 2 है ना, तो पावर 2 है, और रैखिक भी होना चाहिए, रैखिक समीकरण दो चर में, तो रैखिक का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए, तो पावर 1 तो पहला का नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 29, कौन सा रैखिक समीकरण इतना का एक हल है, तो हल मतलब चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, इसमें रखेंगे जो 0 बराबर के बाद 5 है, अगर तो 5 आ जाए तो हल है, तो एक रख के देखिए, यहाँ एक रखेंगे तो 2 × 1 माइनस में 3 यानी 2 - 3, तो ये आ जाएगा -1, जो कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 - 1 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अब एक और चेक कर लेते हैं, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस में 3 घटाएंगे तो 5, ये भी आपका सही है, यानी कि बी और सी मारिएगा, इसीलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में टिक करिएगा, ठीक है ना, बी और सी दोनों आपका सही है। 30 का रहा है कि इतना के हल क्या है, तो देखिए हल एक रैखिक समीकरण है जिसका अनगिनत हल होता है, अपरिमित रूप से आप अनेक हल बोलेंगे, यही दूगो समीकरण रहता तब जाके उसका एक हल या अनगिनत हल या कोई हल नहीं होता, लेकिन जब एक समीकरण हो तो उसका अनंत हल होगा, क्योंकि x का मान रखते जाएंगे y का मान निकलते जाएगा। 31 नंबर सवाल कर रहा है, x का मान 0 है y का मान 1 है, तो आपको इसमें रख के k का मान निकाल देना है। तो देखिए x का मान 0 और इसमें रखते हैं तो 0 - 3 इंटू y का मान 1 रखना है, और बराबर के बाद 3k, अब इससे मान निकल जाएगा, तो माइनस में 3 बराबर में 3k, काट कुट करेंगे तो हमें मिलेगा k का मान -1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर है। 32 में देखेंगे वही चीज़ है, x के मान 1 और y के मान 2 इसमें रख देना है, तो रखते हैं, देखिए k इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 2 y के जगह 2 - 6 बराबर 0, इसे k प्लस में 2 दूनी 4 माइनस में 6 बराबर 0 आ जाएगा, k - 2 बराबर 0, अब इससे हमें k का मान कितना आएगा 2, क्योंकि 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, इसलिए उधर जाएगा तो +2, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपको टिक करना है। 33 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रेखा एक शख्स के समांतर है, तो देखिए एक शख्स के समांतर, थोड़ा सा हम आपको पिक्चर पर याद दिला देते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस एक शख्स के समांतर मतलब इस तरह से आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे होना चाहिए, तो ये जो मान कट किसको रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है, मतलब वाई बराबर समथिंग हो तो आपका वो एक्स एक्सिस के समांतर होता है, तो वाई बराबर आप देख सकते हैं यही है, वाई बराबर ये 5 हमें मिलेगा, तो ये है आपका
एक अक्ष के समांतर। और ये सब तो रेखा कट कुट हो जाएगा, ये भी आपका रेखा है। और ये जो है अगर मान लीजिए इसको कर देते x बराबर 5 तो ये तो खड़ा हो जाता है x बराबर 5, जो कि लंब हो जाता है x एक्सिस पर। लेकिन हमें पूछ रहा था x अक्ष के समांतर, तो y बराबर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यही उल्टा देखिए अगला सवाल आपका 34 का रहा है y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर जब कहे तो x बराबर कुछ होना चाहिए, x बराबर कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर आपका 2.5 भी है और 7.5 भी है, तो दोनों आंसर आप लोग का करेक्ट है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया है। इसलिए क्योंकि दोनों में x ही दिया है, इसलिए आप कहेंगे दोनों आंसर इसका करेक्ट है 34 में। 35 का निम्नलिखित में कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती है। मतलब ये चारों पॉइंट में कौन सा इसमें सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए x के मान 0, y के मान 4 रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाइड करेगा नहीं, ये भी माइनस में एक प्लस में तो करेगा नहीं, 4 माइनस 4 एगो प्लस एगो माइनस करेगा नहीं। 1 1 रखेंगे, जैसे x का मान 1 तो y का मान भी 1 1 के बराबर तो होता ही है, मतलब इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा 36 नंबर, देखिए वही है, x के मान 1 और y के मान -3 निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है। मतलब कि ये जो मान है चारों ऑप्शन में से किस में रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो पहला ऑप्शन में अगर हम रखें तो देखिए x का मान 1 प्लस y का मान हमें रखना होगा -3, तो ये 1 -6 या नहीं तो -5 आ गया, जो कि +5, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं 1 प्लस में 2 गुने y का मान -3 है, यानी कि वो 1 माइनस में 6 और 1 घटेगा तो -5, जो कि हमारा ये सही आंसर है, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऐसा हम 2 बार चेक कर दिए हैं, पहला बार में ही समझ में आ गया था कि माइनस में 5 आना चाहिए बराबर के बाद। 37 का बिंदु इतना समीकरण अगर इसके आलेख पर स्थित है तो बी का मान, बस आपको वही करना है, x के मान 1 और y के मान 2 इसमें रख देना है। तो 2x के मान 1, बी वाई के मान 2 प्लस में 6, और इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। तो 2 बराबर हो जाएगा 2b प्लस में 6। अब इधर घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 - 6 बराबर में 2b, घटाएंगे तो -4 बराबर 2b, काट कुट करेंगे तो आपको मिलेगा b बराबर -2, यानी ऑप्शन सी। 38 का निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। तो देखिए निर्देशांक अक्ष मतलब ये x अक्ष और y अक्ष को हम निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर ये कहाँ कट करता है, इसका नाम क्या है, मूल बिंदु बोलते हैं, यानी ओरिजिन कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी में आप टिक करेंगे, ठीक है। 39 का y अक्ष का समीकरण। तो देखिए जब उल्टा पूछे y अक्ष का समीकरण पूछता है तो x बराबर 0 बोला जाता है, लेकिन यही अगर x अक्ष का समीकरण पूछा जाता तो हम बोलते y बराबर 0। तो फिलहाल पूछ रहा था y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 का इतना का कोटि। तो देखिए आपको बताया थे पहले भुज होता है, उसके बाद होता है कोटि। तो कॉमा के पहले वाला भुज, यानी ये भुज है और ये कोटि है। तो कोटि कितना है, 17 है, ऑप्शन नंबर बी। 41 का है बिंदु इतना कि एक अक्ष से दूरी। तो थोड़ा सा हम आपको पिक्चर से एक सारा से बता देते हैं ताकि आपको बाद में भी याद रहे। ये जो आपका 2,8 है, ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट था, तो ये हो गया आपका ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको याद दिला देते हैं। ये जो मान होता है वो x होता है और खारा वाला मान हम y बोलते हैं। तो यहाँ x के मान कितना है आप देख सकते हैं, 2 है, तो x बराबर तो 2 है, y बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक शख्स से दूरी पूछ रहा है, ये एक शख्स होता है, तो एक शख्स से दूरी, तो ये खारा वाला लाइन ये वाला, यानी ये हमें y का मान पूछ रहा है। तो y का मान कितना होगा, 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका याद रखिए, कोई भी पॉइंट अगर एगो दे ले रहे हैं, एक शख्स से पूछे तो y वाला मान बताइएगा। अगर ये y अक्ष से दूरी पूछता है तो x वाला मान आपको बताना है, ठीक है। 42 का रहा है किस चतुर्थांश में, तो दोनों माइनस में दिखाई दे रहा है, यानी कि तीसरे घर में होता है, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है, ठीक है। 43 का रहा है y निर्देशांक क्या, तो ये x निर्देशांक कहलाता है, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना है, माइनस में 5, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माइनस में 5 है। 44 का निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में क्या होता है, दोनों माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। 45 का रहा है चतुर्थांश में बिंदु प्रकृति कैसा होता है। चतुर्थ में अभी हम आपको जस्ट बताया, देख लीजिए, प्लस प्लस होता है, पहले माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस और तब प्लस माइनस। ये x है, तो x का मान प्लस है, मतलब x का मान 0 से बड़ा है, y का मान माइनस है, इसका मतलब y का मान 0 से छोटा है, ऐसे होता है। तो x का मान 0 से बड़ा और y का मान छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करेंगे, ठीक है। 46 का रहा है कि बिंदु इतना y अक्ष पर डालेगा लंब की लंबाई। तो थोड़ा सा पिक्चर से ही इस बात को आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि 6,13 आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी 6,13 तो ऐसे हम ये डालेंगे तो ये पहले एक्स एक्सिस होता है और एक्स अक्ष है, तो यहाँ से ये डालेंगे तो ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वाई अक्ष पर डाले गए लंब, यानी ये जो खड़ा, ये जो आपको ऐसे सूता हुआ लाइन दिखाई दे रही है ये वाला, इस पर डाले गए लंब, वाई अक्ष पर लंब की लंबाई पूछ रहा था, यानी ये एक्स का मान ही आपसे पूछ रहा था। एक्स का मान कितना है, 6 है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्योंकि देख लीजिए वाई अक्ष पर, ये जो वाई अक्ष खड़ा है उस पर लंब डाला गया, मतलब यहाँ पर लंब है ना, तो ये आपसे दूरी पूछ रहा था। ये दूरी करने का मतलब एक्स का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और यही अगर कह देता कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए, तो उस टाइम वाई का मान हो जाता है। थोड़ा सा पिक्चर बनाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। 47 का एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर हम आपको कई बार बताएं एक्स कोमा 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी। वाई अक्ष पर क्या होता है, 0 कोमा वाई, वाई कोमा 0 मत बोलिएगा। 48 में निम्नांकित में किस आकृति का विकर्ण जो है बराबर होता है, तो विकर्ण जो है बराबर जो है आप लोगों का, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि दो तरह से इसमें आंसर हो सकता था, एक आयत भी होगा और एक वर्ग भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए एक ही चीज है, आयत है। आयत का विकर्ण भी बराबर होता है और वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। 49 करा किसी सतह के आयामों की संख्या क्या होगा। सतह मतलब ये मान लीजिए कोई प्लेन है, तो इसमें दो चीज होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। किसी भी तल में अगर हम बात करें सतह पर, तो इसमें जो दो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसमें टिक करिएगा। 50 करा एक न्यून कोण का पूरक कोण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें पूरक का मतलब होता है जोड़ जाड़ के 90, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 90, मतलब दो एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री है, तो वह पूरक कोण कहलाता है एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ पर न्यून कोण मतलब होता है 90 से कम होगा। जैसे मान लीजिए एक 50 डिग्री लेते हैं, तो दूसरा हमें कितना लेना होगा, दूसरा तो हमें 40 लेना होगा। तो देखिए 40 भी आपका क्या है, न्यून कोण ही है, तो इसीलिए कहेंगे न्यून कोण ही इसका आंसर। 51 का वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग रिज्यू कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 52 का निम्नलिखित में कौन बराबर होते हैं, मतलब ये तो आप जानते हैं कि सभी समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो सभी 90 समकोण जो है बराबर ही होते हैं। सभी न्यून कोण बराबर हो नहीं सकता है, सभी अधिक कोण बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला आप क्लिक करेंगे। 53 में देखिए 59 डिग्री के कोण का पूरक मतलब 90 डिग्री जोड़ के होना चाहिए, तो आपको करना क्या है, 90 में से आपको 59 घटा देना है। तो 10 में से 9 गया, 1 हो जाएगा, ये 8 है, 8 में से 5 गया 3, आपका 31 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर बी में मारिएगा, ठीक है। 54 का इतना के कोण का समपूरक, तो इस बार समपूरक मतलब 180 में से आपको 127 को टपका देना है, मतलब घटा देना है, तो ये 3 आ जाएगा, ये 7 में से 2 घटेगा 5, यानी कि 53 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो बुआ वाला बात है। 56 का रहा यदि एक कोण अपने पूरक का दोगुना है, पूरक मतलब समझ रहे हैं 90 डिग्री होना चाहिए। जिसे मान लीजिए एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, 90 से कम होगा। दुगुना है, दुगुना मतलब कोई भी आप कोण जो है वह पूरक कोण का दुगुना है, मतलब इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक। अब x बराबर इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18 माइनस में 2x इधर ले आइए, तो ये आपका प्लस में 3x हो जाएगा। कैसे, क्योंकि माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x और 1 जुड़ जाएगा तो 180 बराबर हो जाएगा 60। इसको काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, 60, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अब ऐसे हम समझा देते हैं, मान लीजिए एक 60 डिग्री लिए तो दूसरा कितना लेना होगा, पूरक कोण की बात किया है तो हमें 30 लेना होगा। अब देखिए तो ये जो एंगल है इसका दुगुना है कि नहीं, तो दुगुना करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर 60 सही है। 57 देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए 51 है, कोण सी 67 है, तो कोण बी पूछ रहा है, तो तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180। 180 में से आपको इस दोनों को जोड़ के आपको घटा लेना है, तो इसको पहले जोड़िए तो 7 1 हो जाएगा 8, 5 6 11, 5 6 11 ही रहेगा। अब इस 180 में से 118 जो है आपको घटा लेना है, तो आपका बचेगा कितना, 62 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर सवाल देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में अगर कोण ए कोण बी से बड़ा है, तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा भाई। अंदाज से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं कि कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। अब ये तो कह दिया कि ये जो एंगल है बी से बड़ा है, मतलब मान लीजिए ये 60 डिग्री लेते हैं तो इसको हम 70 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। बी से बड़ा है, देखिए कोण ए जो है कोण बी से बड़ा है, तो बी ए वाला बड़ा कर दिए। तो अब देखिए अगर बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो साइड होगा यानी BC जो होगा वो BC ग्रेटर होगा किससे, ये AC से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। BC जो है वो ग्रेटर होगा AC से, यानी कि ये आपका पहला ही आंसर सही है, ठीक है। सामने वाला जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला भुजा बड़ा होता है।
59 नंबर सवाल देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में अगर ए बी ए सी के बराबर है और कोण सी 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें ए बी जो है, मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ए बी, अगर ए बी जो है वो ए सी इसके बराबर है, ठीक है। अगर दूगो भुजा बराबर तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ये कोण बराबर हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कोण सी यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी और ए सी के बराबर, ठीक है। और उसके बाद कोण सी जो है 45 डिग्री का है, मतलब ये जो है 45 का है, तो ये भी तो फिक्स हो गया, 45 ही हो गया। तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जितना बी होगा उतना ही सी होगा। 60 का रहा है, त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य में आप जानते हैं कि अगर डी जो है पीक्यू के बराबर होगा, संगत भाग बराबर होता है, बिल्कुल सही है। अब ईएफ अगर देखें तो क्यूआर के बराबर है, बिल्कुल सही है। अब डीएफ की बात किया है, मतलब डी से एफ मिला है तो पी से हमें आर मिलाना होगा, बिल्कुल सही है। अब ईएफ मिलाया है, ईएफ जो है क्यूआर के बराबर होना चाहिए, जो कि पीआर लिख दिया है, तो यही आपका गलत है, यानी कि यही आंसर आपका सही है, क्योंकि सत्य नहीं, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो गलत लिखा हुआ है। 61 नंबर सवाल देखें, दी गई आकृति में ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और एंगल दिए हुए ए जी ई 136 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल जी एच डी क्या होगा। जैसे ई 136 दिए हुए और ये अगर दोनों समांतर है तो आप उसको पता है कि ये जो एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो ये पहले एक्स निकाल लीजिए, तो ये भी आपका एक्स ही रह जाएगा। तो एक तरफ का कोण 180 होता है, तो 180 में से आप 136 को घटा लीजिए, ठीक है। 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा और ये हो जाएगा आपका 7 में से 3 घटेगा 4, 44 डिग्री आएगा। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये अगर 44 आया तो ये भी आपका कितना आएगा, 44 ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 1 8 बिल्कुल सही है। 62 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर कोण ए 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री है, तो बी और सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो बी ओ सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसका थोड़ा सा पिक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो कलर चेंज करके ये कह रहा है कि ये जो पूरा है वो नहीं, ये देखिएगा, ये जो है ए जो है वो आपका 60 डिग्री है, बी जो है आपका 80 डिग्री है और इसके अर्धक, मान लीजिए यहाँ पे अर्धक ऐसे हम इसको मिलाएं, ठीक। ये जो एंगल बनेगा ये आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ओ है, ठीक। आपसे पूछ रहा है वही बी ओ सी, जैसे ये आपका बी हो गया पॉइंट, ये ओ है और ये सी, नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है। बी और सी के अर्धक है, हम उल्टा मिला दिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्योंकि बी और सी का अर्धक की बात किया है। इसको हटाते हैं, हमें नीचे ही पिक्चर बनाना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है बी और सी का अर्धक, मतलब बी का यहाँ पर है अर्धक और ये सी का अर्धक है। तो ये जो यहाँ पर वो है, तो इसका जो बी कितना है, कोण बी 80 डिग्री है, स्पष्ट है। तो 80 है तो ये 40 डिग्री आ गया और ए 60 है, मतलब ये जो एंगल है ये 60 है। तो देखिए ये 60 और 40 100 हो जाएगा, 60 और ये 80 जोड़ेंगे तो कितना, 8 14 यानी 140, तो 40, ये जो एंगल पूरा बचेगा वो आपका कितना 40 डिग्री है, यानी कि 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये एंगल पूछ रहा है तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, 40 और 20 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, यानी कि ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला। अब एक दूसरा तरीका बताते हैं, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, अगर अर्धक है, ठीक है, ये अर्धक होता है, तो ये जो कोण है, ये जो शीर्ष ए बचा है वो 90 प्लस इस शीर्ष ए के आधा के बराबर होता है। तो 90 प्लस आधा मतलब ये 30 है, 60 है, तो 60 का आधा करेंगे तो कितना, 30, तो 9 3 हो जाएगा 12, 120 डिग्री डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। 63 का रहा है, अगर त्रिभुज पीक्यूआर और त्रिभुज डीईएफ जो है वह सर्वांगसम है, तो आपसे पूछ रहा है कोण क्यू। तो आप जानते हैं संगत भाग बराबर होता है, मतलब संगत भुजा भी बराबर और संगत कोण भी बराबर होता है। क्यू किसके सामने दिखाई दे रहा है, ई के सामने, तो कोण ई के जैसा बराबर होगा, ऑप्शन बी। 64, यदि चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है तो चौथा कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज में 4 गो कोण होता है, 360 जोड़ जाड़ के होना चाहिए। तो 360 में से आप ये तीनों को जोड़ लीजिए पहले, 8 3 24 यानी कि 240 और ये हो जाए 240 यानी 255 डिग्री आपका ये हो गया। जोड़कर ये तीनों को जोड़ लिए और इसको घटा लीजिए, तो ये 5 हो गया, ये 5 में से 5 तो कट ही जाएगा 0 और ये 105 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। घटा लीजिएगा ध्यान से। 65 क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या होता है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज जब हम लेते हैं ऐसे, तो इसके जब मध्य बिंदु से मिलाएंगे, जब मध्य बिंदु मतलब इस तरह से, तो ये हमें एक समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। कौन सा बनता है, समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर डी।
66 नंबर सवाल देखेंगे। 66 का रहा समचतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण अगर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें दिया गया है ओ एस आर अगर 40 डिग्री है, तो पूछ रहा है ओ आर एस, ओ एस आर, ओ एस से यहाँ पर ध्यान से देखिए ओ एस आर 40 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा समचतुर्भुज बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि चारों भुजा बराबर है। तो इसमें नाम ले लेते हैं, P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। ठीक है, इसके विकर्ण जो है, ये विकर्ण हम सब कुछ करते हैं, ये विकर्ण खींच लिए, ये विकर्ण आ गया, और इस विकर्ण कहाँ कट कर रहा है, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिसमें नाम दिया गया है कुछ OSR। देखिएगा ये O है, ये S है, और R, मतलब ये जो एंगल है ये 40 डिग्री दिए हुए। ठीक है, ये एंगल पूरे 40 डिग्री है। पूछ रहा है ORS, ORS, ये जो एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो एंगल है, देखिए समचतुर्भुज नहीं, कौन दिया, OSR, OSR, ये हम उल्टा थोड़ा सा लिख दिए, एक बार थोड़ा सा इसको बताते हैं ठीक से, ठीक ना। देखिए OSR कहने का मतलब ये O है, ये S है, और ये R है। ठीक है, यानी ई वाला एंगल जो दिए हुए है 40 डिग्री है, और आपसे ये पूछ रहा है ORS, यानी ORS ये एंगल पूछ रहा है, मान लेते हैं x है, और जानते हैं ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है वह परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर। ठीक है, यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद भी करता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 40 हो गया, तो 9 4 13 यानी कि 130 डिग्री, और ये बच कितना जाएगा, तो 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये जो सी है यही आपका करेक्ट आंसर। 67 यानी एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ये तो हम आपको कई बार बताए हैं कि दोनों का क्षेत्रफल जो है एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, आधा, समांतर चतुर्भुज बड़ा होगा और त्रिभुज छोटा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, आधा होता है। तो आप इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए इधर त्रिभुज है और इधर समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो ये इधर तो बड़ा होगा, यानी ये जो त्रिभुज में 2 से गुना कर देंगे तो त्रिभुज अनुपात यानी 1:2 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये गुना में तो बटा में जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं, ये आपको कई बार बताए भी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 68 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि एक समबाहु, ध्यान से देखिएगा, समबाहु त्रिभुज PQR की प्रत्येक भुजा अगर 4 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज पहले हम ऐसे बना लेते हैं। समबाहु में आप जानते हैं कि चार भुजा बोलते हैं, तीनों भुजा बराबर होता है, जिसमें प्रत्येक भुजा 4 है, मतलब ये भी आपका 4 है, इधर भी आपका 4 है, और ये पूरा 4 है। ठीक है, अब यहाँ से ऊंचाई जब ये करते हैं तो ये लंब जब डालते हैं तो 2 पार्ट में बराबर होता है, ये 2a हो जाएगा, ये भी आपका 2a हो जाएगा। यहाँ से आपका ये समकोण 90 डिग्री बनता है, इसलिए आप ऐसे घटा सकते हैं, h का मान निकाल सकते हैं कर्ण में से, ऐसे h नहीं बल्कि आप p कह सकते हैं, p का मान निकाल सकते हैं √h² माइनस b² करके। ठीक है, h मतलब 4a का स्क्वायर और ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 16a² माइनस में 4a², 16 में से 4 घटाएंगे तो 12a², 12 का वर्गमूल होता है 4 × 12 यानी 2√3, और a² है तो a निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 69 नंबर, एक समद्विबाहु, देखिए यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज है जो समद्विबाहु मतलब 2 गो भुजा इसमें बराबर है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका 2 गो भुजा बराबर है, ये वाला और ये बराबर है। ठीक, और ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो 10 डिग्री 10 दे ले, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 1/, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार 10 है, ऊंचाई भी आपका 10 है, कटेंगे तो 5 यानी 10 × 50 आपका आंसर आएगा। 50 मीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 देखिए, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या, तो ये तो कई बार बताया है, 3 गो असंरेख बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ एक यहाँ है और एक यहाँ है, इससे हम कै गो वृत्त बना सकते हैं, तो हम केवल और केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक ना, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 71 का एक जीवा है जो 17 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या 17, ठीक ना, वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा कितना दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त है, ये आपका केंद्र हो गया, एक जीवा सपोज कीजिए हम बना दिए, केंद्र से ये जो दूरी आपको, ये जो दूरी दिखाई दे रही है 8 है, और इसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपका 17 है।
ठीक है। और ये अगर यहाँ पे लंब होता है, ठीक है, ये अगर लंब है तो देखिए 17 और 8 है, तो ये आपका निश्चित रूप से 15 आएगा, यहाँ से लेकर केवल यहाँ। और आपके ये जीवा तो पूरा है, तो 15 दूना हो जाएगा 30, क्योंकि आपको बताए थे कि ये जो लंब अगर हम इस पर डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 17 15 8 कैसे आया है, ऐसे निकाल सकते हैं। 17 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटाइएगा रूट अंडर करके, 289 में से 64 घटाइएगा तो आपका निकल के आएगा 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो ये 15 अगर आएगा तो ये भी इधर इधर से भी 15। तो जीवा की लंबाई आपसे पूछ रहा था, देख लीजिए जीवा की लंबाई बताना है तो ऑप्शन नंबर डी में टिक करिएगा। 72 कह रहा है कि यदि ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 समान जीवाएं इस प्रकार है। समान जीवा मतलब फिर से हम एक बनाना होगा वृत्त, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, 2 समान जीवा, इधर एक जीवा बना लेते हैं और एक यहाँ जीवा, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, अगर थ्योरम याद होगा तो बड़ी जल्दी आंसर आ जाता है इसमें। ए बी मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, और ये क्या है, डी है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये मिला दिए, इस तरह से हमें 2 त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ये जब दोनों जीवा बराबर होता है, हम आपको बताए थे कि इसकी ये दोनों सर्वांगसम हो जाता है। सर्वांगसम होता है मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, और सब संगत कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर ए ओ बी 80 डिग्री दे ले है, ए ओ, यहाँ बीच में ओ है बी, यानी ये जो है आपका 80 डिग्री है। तो पूछ रहा है सी ओ डी क्या होगा, तो सी ओ डी मतलब इधर से भी तो आपका 80 डिग्री ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक है। 73 कह रहा है दी गई आकृति में ये जो दिख रहा है बी ओ सी वृत्त का व्यास है, मतलब ये जो है ये पूरा लाइन व्यास है, ठीक है। तो ये व्यास है, तो इधर वाला पार्ट जो आपका बचा वो अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त का ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि इस देखिए पूरा 180 है, और केंद्र पर का जो बना कोण है इससे अन्य भाग पर, मतलब वृत्त के ये जो परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये 90 है, तो ये कितना 180, यहाँ तो 90 होना चाहिए, तो ये 90 है। लेकिन पूछ क्या रहा है सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बी अगर ए सी के बराबर, मतलब ये जो पार्ट है ये इसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कलर, और ये जो पार्ट है ये बराबर है, तो ये कोण के बराबर होगा। तो ये 90 आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये x है, ये भी x होगा, यानी कि 90 यानी 2x प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 90, काट कुट करेंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे वही पूछ रहा क्या, ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, ये है, ये बी है, और ये सी है, मतलब ई एंगल हमसे पूछ रहा है। तो दोनों कितना होगा, 45। अब ध्यान से देखिएगा 74 नंबर सवाल, त्रिभुज एबीसी में अगर ए बी सी के बराबर है, मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, ए बी जो है आपका सी है, ये सी है, और बी सी जो है आपका ए है, ये ए है, और सी बी ए जो है वो बी है, ठीक। और ए बी सी की अर्ध परिमिति का मतलब होता है, देखिए टोटल कुल परिमिति 2s होता है। 2s बराबर आप पढ़े होंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तब ना जाके s बराबर निकलता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2s बराबर। तो s को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध परिमिति, और कुल परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब 2s होता है। तो अर्ध परिमिति पूछ रहा था, इसलिए आपको बताना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। परिमिति अगर पूछता तब जाके बोलते a प्लस बी प्लस सी। 75 कह रहे हैं यदि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, बराबर दे ले है कितना, 16 √3। तो √3 से √3 कट ही जाएगा, ये 16 चौका 64 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 64। इससे वर्गमूल जब निकालेंगे ए बराबर √64, 64 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। 76 कह रहा है इतना का परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा में से सबसे छोटा वाला घटा लीजिए। सबसे बड़ा वाला हमें लगता है 21 है, और सबसे छोटा वाला आपको दिख रहा होगा 7 है, तो 7 घटा लीजिए, तो ये 14 7 21 होता है, 14 आपका आंसर है, पहला आंसर ही करेक्ट है। 77 कह रहा है कितना, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 80 प्लस में 100 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180/2, यानी कि 90 आपका आंसर आएगा। दोनों के बीच में ऐसे भी बोल सकते हैं, 80 और 100 के बीच में 90 आता है, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 78 कह रहा है क्या कि बहुलक पूछ रहा है, आंकड़ों का बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, 16 16 16, 3 बार 16 आया है, तो 16 ही इसका आंसर होगा, जो सबसे ज्यादा बार आवे। 79 नंबर देखिएगा आपका आंकड़ा इतना का मादिका मतलब सबसे पहले आप सजा दीजिए, तो 5 5 6 8 9 10 13 एकदम सजाया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे। आप दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे तो देखिएगा इधर से 3 गो लगा दिए, इधर से भी 3 गो लगा दिए, तो बीच में 1 गो बचा, तो वही आंसर। अगर 2 गो बचता तो हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो इस तरह से कहेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
80 यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 6 घटा दिया जाए तो उनका माध्य क्या होता है? तो याद रखिए जितना घटाया जाता है उतना ही कम जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 81 नंबर का रहा है, ये तो मिलान चिन्ह है, बड़ी आसान है, ये आप जानते हैं 5 है, इसमें भी 5 है और ये आपका 2 है, तो 5 5 10 और 2 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 82 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो बताइए, आपको बताया था कि प्रायिकता का मान 0 से 1 तक ही हो सकता है न, 0 से कम होगा मतलब माइनस में भी नहीं होगा और नहीं 1 से ज़्यादा होगा। तो ये 0.9 1 से कम है ये, लेकिन ये 1.5 हो गया जो कि नहीं होगा और यही आपको टिक करना होगा। ठीक ना, क्योंकि 60% मतलब 60/100, तो ये तो 1 रुपया से कम है और 3/5 भी 1 रुपया से कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। 83 नंबर, एक सिक्के के उछालने पर संभव परिणामों की संख्या था। जब एक सिक्का को उछालते हैं तो हमें कै गो चीज मिलता है? 2 गो चीज मिलता है, एक हेड और टेल, यानी कि 2 चीज मिल सकता है, ऑप्शन नंबर बी। 84 का रहा है, एक पासे की फेंक में संख्या 7 के आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि एक पासा फेंकेंगे तो कभी 7 नहीं आएगा, तो यानी 0/6 लिखेंगे, यानी प्रायिकता का आंसर 0 आएगा। असंभव घटना है इसीलिए इसका आंसर 0 आएगा। 85 में करें, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिए हुए हैं तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो पिछले साल भी आया था। इसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। पार्श्व कह रहा है यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछता तब जाके इसका आंसर ये होता पहला। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन मारिएगा ऑप्शन नंबर बी। 86 कह रहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रम से दिए हुए, देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या r है लेकिन ऊंचाई इस बार 2h है, तो उसका आयतन क्या होगा? तो बेलन का जनरली आयतन होता है πr²h, लेकिन यहाँ पर मान आपको रखना पड़ेगा, r की जगह तो r रखना है लेकिन h के जगह पे यहाँ पर 2h रखना होगा, तो 2h गुना करेंगे तो 2πr²h हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट है। 87 में कह रहा है, यदि किसी घन के कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो घन का कोर मतलब ए का मान, भुजा का मान आप कह सकते हैं, चाहे एल बराबर कह सकते हैं। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, तो √3 रहेगा, भुजा के मान 7 यानी 7√3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 88 का है, 8 त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं पूरा गोला और गोला का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज होता है, तो 4πr² इसका आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 89 नंबर सवाल देखेंगे, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर वर्ग है, वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर लिख दीजिएगा 216, इसको काटेंगे तो 36 छक्का 216, 36 बार में कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 36। दैट इम्प्लाइज ए का मान 6 आएगा, क्योंकि 6 का वर्गमूल निकालेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे भुजा की लंबाई पूछ रहा था। 90 में यदि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दिए हुए तो इसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आपको जानते हैं कि आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h, ऑप्शन नंबर बी, ये तो फॉर्मूला ही है। 91 नंबर सवाल देखेंगे, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप दिए हुए 36 तो इसका त्रिज्या। तो आपको बता दें अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, एक बताए थे πr प्लस में 2r होता है, या आप इसी को बराबर के बाद 36 लिख दीजिएगा, या आप कॉमन ले सकते हैं r, तो पाई प्लस 2 भी बोल सकते हैं, बराबर के बाद 36। अब इसमें जब पाई का मान रखिएगा तो आपको आर का मान निकल जाएगा 22/7 प्लस में 2 बराबर के बाद 36। अब इसको थोड़ा सा भीन उनका जोर अच्छा से बनाना होगा, 7 22 प्लस 7 दूना ये हो जाएगा 14 बराबर के बाद 36, काटेंगे तो ये आ जाएगा 36/7 बराबर 36। 36 से 36 तो कट जाएगा एक बार में, यानी आर का मान बटा में 7 था जो उधर चला जाएगा गुना में, तो 7 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर त्रिज्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर सवाल देखेंगे, किसी लंबवृत्तीय शंकु के सतह की कुल संख्या, तो 2 सतह होता है। देखिए शंकु आप ये देख सकते हैं, एक नीचे से ये गोला रहता है, ये प्लेन नीचे से रहता है, और एक ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे घूमते हैं ये है ऐसे, तो 2 इसमें सतह आप मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 93 यदि 2 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात में दिए हुए हैं तो इनकी कोणों के अनुपात, घन मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी भुजा स्क्वायर मतलब ये भुजा के मान पहले निकाल लीजिए, तो 2:1 आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल लिए, और कोर की लंबाई मतलब वही कोर मतलब भुजा का अनुपात, 2:1 ही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी मारिए।
94 करें यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। तो समझिएगा ध्यान से, आर के जगह 2r कर दिया गया, बस इतना। गोला का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होता है, पहले से था। अब इस 4/3 पाई रहेगा, आर के जगह अब हम 2r लिखेंगे, पावर क्यू करेंगे। तो अब जैसा कि आपको जानते हैं 2 के पावर क्यू कितना होता है, 8 होता है, यानी 8 बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू रहेगा। यानी कि इतना पहले से देख सकते हैं क्या बढ़ जाता है, 8 बढ़ जाता है, मतलब 8 गुना हो जाता है। 95 यदि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिए हुए, तो पूछ रहा है आयतन का अनुपात। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। दो हम लिख दिए हैं, पाई से पाई काट देंगे, इसको R1 H1, इसको R2 और H2 मान लिए। अब यहाँ पर R1 R2 का अनुपात दिए हुए कितना, 2:3, यानी 2/3, लेकिन स्क्वायर करना होगा क्योंकि दोनों पर स्क्वायर होता है। H1 H2 यहाँ पर दिए हुए 5/3, तो 5/3 लिख देंगे और बस इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/9 गुने में 5/3 गुना करेंगे तो 5 का 20/27, यानी कि 20:27 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। 96 कह रहा है यदि दो वृत्त की परिधि इतना के अनुपात में है तो त्रिज्या का अनुपात। तो देखिए परिधि आप जानते हैं कि 2πr1 मान लीजिए और दूसरा मान लीजिए 2πr2, दिए हुए 2/3, वही अनुपात हटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये 2πr से 2πr कट जाएगा, यानी R1 अनुपात अगर R2 निकालिएगा तो वही सेम चीज आएगा, क्योंकि ये 2/3 तो सेम ही रह गया, तो वही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। 97 देखिएगा, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दे ले तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, और बराबर के बाद लिखिएगा 10√2, √2 से √2 कट जाएगा, यानी ए के मान आपका नजर आएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन पूछ क्या रहा है इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही है, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 98 कह रहे एक शंकु के आधार का व्यास दिए हुए, व्यास मतलब अगर 6 है तो आर का मान 3 होगा, ये कंफर्म है। इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान 5 सेंटीमीटर दिए हुए है। तो पूछ रहा है इसके बकपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई के पाई रहेगा, आर के मान 3 और एल के मान आपका 5 है, तो 5 दिया हो जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में टिक करिएगा। 99 नंबर सवाल देखेंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर होता है फॉर्मूला में। 7 से 7 कटेगा तो 22 से गुना करेंगे तो 54 से, यानी 154 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर सवाल देखेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, फॉर्मूला आपको ये समझ में आ गया। 2/3 पाई छोड़ दीजिए, आर की जगह आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर रख देना है, तो 3 पावर में 3 रहेगा, तो 2/3 पाई छोड़ दीजिए, 3 का क्यूब 27 होता है, इसको काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 9 दूना हो जाएगा 18 पाई आपका आंसर आ जाएगा। 18 पाई है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का करेक्ट है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका 100 गो प्रश्न था, उसके बाद आप लोग का 2 नंबर वाला है, तो यहाँ पर संभव अभी है नहीं, इसीलिए हम इस 100 प्रश्न को छोड़ देते हैं, 100 प्रश्न तक ही। और उम्मीद है आप 50 को तो निश्चित रूप से आप सही जरूर किए होंगे। एक बार मिला अगर लिए होंगे तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप कितना सही किए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।